समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में कमल कुमार प्रजापति के साथ मैं हूं चंद्रिका जोशी। जैसा कि आप जानते हैं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हम सोमवार रात 9:30 बजे चर्चा करते हैं किसी एक विषय पर, और आज का विषय है वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस। हम कोई भी विशेष दिन लोगों में उस विषय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं, और आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज ही के दिन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था, जो इस रोग के लिए सबसे बड़े उपचार का एक माध्यम कहा जा सकता है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से लेकर 2023 तक वर्ल्ड डायबिटीज डे की एक थीम तय की है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। इस थीम को इन 3 सालों के लिए रखा गया है। इस बात पर जोर है कि डायबिटीज को हम गंभीरता से लें और इसकी रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करें। साथ ही इसके बचाव के लिए हम सभी जागरूक बने, अपनी संतुलित जीवन शैली को अपनाएं और अपने खानपान को संतुलित रखें। बेहतर जांच, उपचार और इसके नियंत्रण को लेकर काम किया जाए। सरकार ने सिंगल टेस्ट प्रक्रिया मधुमेह पहचान के लिए शुरू की है, जो बहुत ही किफायती है। सरकार ने राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से भी इलाज को आम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जो आंकड़े हैं WHO के और अन्य वैश्विक संस्थाओं के, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 दशकों में दुनिया में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दशकों में ही भारत में भी 150% की दर से डायबिटीज के मामले बढ़े हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में वयस्क और महिलाओं में इसका प्रभाव तेजी से देखने को मिल रहा है। हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर निखिल टंडन। डॉक्टर टंडन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर टंडन, जो डायबिटीज की बीमारी है, मधुमेह का रोग है, जिस तादाद में लगातार ये रोग बढ़ रहा है, उतनी ही बड़ी मात्रा में हमारे सामने इस बीमारी को लेकर कंफ्यूजन है कि ये बीमारी है क्या। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत इसी मूल सवाल के साथ करते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें, वास्तव में डायबिटीज है क्या? तो डायबिटीज या मधुमेह में एसेंशली क्या होता है कि खून में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसको संतुलन में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए शरीर, जिसको डायबिटीज नहीं होती है, उन इंसानों में एक ग्रंथि होती है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन के जरिए जो खून में ग्लूकोज की मात्रा है उसको कंट्रोल किया जाता है, और यही इंसुलिन की सहायता से ये ग्लूकोज कोशिकाओं में, टिश्यूज में जाता है, जहां पे जाके ये उन टिश्यूज को ऊर्जा देता है और हमें काम करने की एक क्षमता देता है। तो डायबिटीज में 2 किस्म की चीजें हो सकती हैं। या तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इसलिए वो ग्लूकोज हमारी कंट्रोल नहीं हो पाती है, या फिर इंसुलिन की मात्रा में तो इतनी कमी नहीं हुई, इतनी कटौती नहीं हुई है, लेकिन वो इंसुलिन ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। आप मैं इसका एक बहुत ही साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सोचिए कि आपके सामने एक दरवाजा खड़ा हुआ है। दरवाजा खोलने के लिए आपको जोर लगाना है। अब अगर शरीर में इंसुलिन की कमी है, आपके पास जोर कम है, तो दरवाजा खुलेगा नहीं, वो ग्लूकोज टिश्यूज के अंदर जाएगा नहीं, वो खून में ही घूमता जाएगा और टिश्यूज में जाके ऊर्जा नहीं दे पाएगा। या फिर दरवाजे में जंग लग चुका है, तो आप इंसुलिन तो घूम रही है, आप में ताकत है, लेकिन वो ताकत इतनी नहीं है कि वो दरवाजे में जो जंग है उसको ओवरकम करके वो दरवाजा खोल पाए और ये इंसुलिन के जरिए से ग्लूकोज टिश्यूज में चले जाए। पहली सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन की डेफिशिएंसी, और दूसरी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्टेंस हो रही है। तो इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के कारणवश मधुमेह की बीमारी उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, और उसी कारण खून में हमारी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाने कोई कि
वो इस रोग की गिरफ्त में आना शुरू हो गया है? थोड़ा सा मैं हट के पहले जवाब देना चाहूंगा। जो पहली कैटेगरी मैंने बताई थी, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, जो टाइप 1 डायबिटीज वाली परिस्थिति में, उसमें तो लक्षण बहुत ही शीघ्र और मतलब बहुत ही गहन रूप से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज होती है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो अधिकतर लोगों में होती है, उसमें आवश्यक नहीं है कि शुरुआती स्थिति में कोई लक्षण हो। मैं जो एक संदेश इस समय देना चाह रहा हूं कि ये साइलेंट डिजीज हो सकती है, तो हम एक उम्र के बाद नियमित रूप से दूसरे साल, तीसरे साल अपनी शुगर की मात्रा जांच करवा लें, क्योंकि बगैर पता हुए भी डायबिटीज अंदर ही अंदर उत्पन्न हो सकती है। अब सवाल आया आपका जो था, वो लक्षण क्या है। फिर लक्षण आप समझिए कि अगर शरीर में खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो शरीर प्रयास यही करेगा कि उस मात्रा को कम किया जाए। उसके पास क्या तरीका है? वो पेशाब के जरिए ग्लूकोज को निकाल सकता है। तो उसको पेशाब के जरिए अगर ग्लूकोज निकलना है तो ऑब्वियसली मतलब पानी भी जाएगा, पेशाब में तो पानी जाता है साथ में, तो पेशाब ज्यादा आना एक लक्षण हो सकता है। अगर बहुत सारा पानी निकलेगा, पेशाब बार बार करेगा इंसान, तो उसको प्यास लग सकती है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि या तो इंसुलिन की कमी से या उसके एक्शन की रेजिस्टेंस के कारण कोशिकाओं को, टिश्यूज को, सेल्स को ग्लूकोज पहुंच नहीं रही है ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो भूख लगती है। खून में तो बहुत ग्लूकोज है, लेकिन इस्तेमाल के लायक वो ग्लूकोज नहीं है, तो शरीर को भूख लगती है। तो थर्स्ट, एक्स्ट्रा यूरिनेशन यानी ज्यादा पेशाब आना और भूख लगना, ये वो 3 लक्षण तब होते हैं जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ और लक्षण भी है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो है जैसे कि बार बार इन्फेक्शन होना। तो इन्फेक्शन जैसे कि फोड़े फुंसियां होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, इस सब की संभावना भी अगर शुगर अनकंट्रोल होती है तो बढ़ जाती है। उसी प्रकार जैसे हमें घाव हुआ तो घाव सूखने में देर लगना, तो ये सब एक किस्म के लक्षण हैं जो बढ़ी हुई शुगर वाली स्थिति में देखने को आते हैं। इस बीच हमारे श्रोता अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे श्रोता हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2331-4444। हमारे श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए आप अपने सवालों को रख सकते हैं। डॉक्टर टंडन, आपने टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आमतौर पर हम ये समझते हैं इसे आम भाषा में कि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों या युवाओं को होती है और टाइप 2 डायबिटीज से ज्यादा ग्रस्त लोग बुजुर्ग या फिर वयस्क लोग होते हैं। तो इसके अलावा भी कोई खास अंतर है और ये कितना सही तथ्य है? ये इसमें थोड़ा वेरिएशन मैं जरूर करना चाहूंगा। पहले थोड़ा बता दूं किस कारण क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो हम यूजुअली हम जिसे कहते हैं, एक तो मतलब 100 डायबिटीज के मरीजों में 2, 3, 4% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो फॉर्चुनेटली ये कॉमन नहीं है। ये एक किस्म की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसका आमतौर पे तो काम ये है कि मतलब इन्फेक्शन से लड़ाई लड़ना, वो किसी वजह से आपके पैनक्रियाज के विरुद्ध एक जंग खोल करता है और उसके कारण पैनक्रियाज में जो सेल्स हार्मोन इंसुलिन बनाते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो ये एक इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है पैनक्रियाज का। तो जैसे आपने कहा, अधिकतर ये कम उम्र में होता है। पहले 2 दशकों की उम्र में ही सबसे ज्यादा होता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली पहले 20 साल में ही होता है। 5 से 15 साल, 2 से 15 साल की उम्र में ज्यादा पकड़ा जाता है। अब रही इन टाइप 2 डायबिटीज का सवाल, वो एक जमाना जरूर था जब वो वयस्क लोगों में होता था, मध्यावस्था में भी होता था। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में इस बीमारी का प्रकोप कम उम्र में भी होने शुरू हो गया है कि अब तीसरे दशक में भी, और कुछ लोगों को तो दूसरे दशक में भी अब टाइप 2 डायबिटीज होने लग गई है। तो ये जो पहले केवल एक एज का डिफरेंशियल था, वो मेरे ख्याल में अब इतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है जितना एक जमाने में होता था। दूसरा ऑफ कोर्स ये कि अधिकतर समय टाइप 2 डायबिटीज में एटलीस्ट शुरुआती सालों में व्यायाम, खाने पे संतुलन रख के और मौखिक रूप से दवाइयां खा के, टैबलेट्स के रूप से उनसे काम चल जाता है। इंसुलिन जो इंजेक्शन के रूप में होती है उसकी आवश्यकता एटलीस्ट शुरुआती सालों में नहीं होती है। डॉक्टर साहब, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इसको पहले राज रोग कहा जाता था कि मधुमेह और या डायबिटीज अगर हो गई है तो वो जड़ से खत्म नहीं हो सकती है, आप उसको केवल नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कितना सही है? ये मेरे ख्याल में नियरली 100% सही है, 99% तो सही है।
डेफिनेटली ये ऐसी बीमारी है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 का तो खैर अभी हमारे पास कोई समाधान ही नहीं है, प्रिवेंशन का भी कोई तरीका नहीं, क्योंकि इंसुलिन बननी बंद हो गई है। तो उसे केवल शरीर के बाहर से ही इंसुलिन देके हम नियंत्रण में कर सकते हैं। हमारे पास कोई आज की तारीख में ऐसा साधन नहीं है कि दोबारा से हम शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन चालू करवा सकें। टाइप 2 डायबिटीज में ये जरूर देखा गया है कि अगर जैसे इंसान बहुत उसका वजन बहुत ज्यादा हो, खाने पीने में गलत चीजें खा रहा हो, ज्यादा मात्रा में चीजें खा रहा हो, व्यायाम बिल्कुल ना कर रहे हो, तो ये सब चीजें लाके वजन कम करके हम डायबिटीज को रिवर्स कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है उस इंसान को प्रवृत्ति है डायबिटीज होने की, और जहां ही उसने ढील छोड़ी वो दोबारा से प्रकट होके आ जाएगी। नियंत्रण इज परहैप्स बेटर वर्ड है इसके लिए, रिवर्सल भी कुछ हद तक हो सकता है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में ये जो डायबिटीज का रिस्क है, ये उम्र के साथ कितना जुड़ा हुआ है? देखिए, उम्र के साथ जैसे उम्र बढ़ती है, चाहे आप नर हो या महिला हो, उसमें बराबर ही बढ़ता है। लेकिन जब आपने महिलाओं का ये बात उठाई, तो इसमें आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है, वो है जो गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दरमियान शुगर बढ़ने की संभावना होती है। क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनमें थोड़ी सी उनमें बदलाव आता है, और जो सेकेंड हाफ होती है प्रेगनेंसी, दूसरी तिमाही के एंड में, तीसरी तिमाही में, उस समय शुगर बढ़ने की संभावना और एक प्रकार की डायबिटीज उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गर्भावस्था में हुई डायबिटीज। वो अधिकतर लोगों में डिलीवरी के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन ये हमें याद रखना पड़ता है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में डायबिटीज होती है, इसका मतलब उनको टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना है, और उनको पीरियोडिकली अपने टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है डिलीवरी के बाद भी, और ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि एक काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में इन महिलाओं को बाद में डायबिटीज, जो नॉन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड साधारण टाइप 2 डायबिटीज है, वो भी उत्पन्न हो सकती है। तो लेडीज में एक मैंडेटरी टेस्ट माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दरमियान शुगर की जांच करना आवश्यक है, और कहा जाता है कि 24 हफ्ते 28 हफ्ते जब हो चुके होते हैं प्रेगनेंसी में, उस समय तो ग्लूकोज पिला कर भी एक ग्लूकोज टॉलरेंस का टेस्ट करना आवश्यक है, ताकि देख लें कि शुगर बढ़ी तो नहीं हुई है प्रेगनेंसी में। डॉक्टर टंडन, अक्सर डायबिटीज होने के लिए कई कारण बताए जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि अगर हमारे परिवार में किसी को पहले से डायबिटीज है तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसके चांसेस होते हैं। दूसरी तरफ हमारा लाइफस्टाइल इसका कारण है। तो दोनों कारणों पर आपकी थोड़ी सी हम दृष्टि चाहेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर परिवार में ये हिस्ट्री है डायबिटीज होने की, तो अगली पीढ़ी में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ती है। और अगर किसी के माता पिता दोनों को डायबिटीज है, तो हमारे देश में तो ये मान के चलिए कि 75-80% संभावना है कि अगर दोनों माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चे को भी डायबिटीज होने की संभावना है। लेकिन इसका आप दो तरीके समझिए। एक तो तरीका है सोचना कि ये जेनेटिक है, बट जेनेटिक का तो हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब हम जीन्स में तो बदलाव ला नहीं सकते, लेकिन हम ध्यान जरूर दे सकते हैं। दूसरा है जो आपने कहा कि कई बारी ना केवल जीन्स का सवाल है, लेकिन उस परिवार का रवैया ही खान पान का, व्यायाम का इस प्रकार का है, जिसको देखा देखी करते हुए बच्चे भी उसी प्रकार का रवैया अपनाते। ज्यादा खाना, गलत चीजें खाना, तली हुई चीजें खाना, व्यसा से भरी हुई चीजें खाना, मतलब वक्त बेवक्त पे खाना, और किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करना। वो अगर बच्चे इस वातावरण में, इस इकोसिस्टम में पले हैं, तो उनको तो लगता है यही नॉर्मल चीज होती है, तो वो करते भी वैसे ही। तो ना केवल पेरेंट्स के जेनेटिक इफेक्ट पर भी असर पड़ता है, लेकिन जो हम आसपास हम देख रहे हैं उसकी देखा देखी में भी हमारी आदतें बदल जाती हैं। तो इसलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, लेकिन जीन्स को हम बदल नहीं सकते। हम खाली अपना खान पान को और अपनी दिनचर्या को और हमारी जीवन शैली को बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्विटर पर हमारे एक श्रोता ने सवाल पूछा है कि तनाव के तो आजकल की जिंदगी में बहुत से कारण हैं, तो डायबिटीज का तनाव से कितना संबंध है? देखिए, तनाव के साथ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि तनाव नापने का हमारे पास साधन थोड़ा कम होता है। देखिए, हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, वजन नाप सकते हैं, तो इसलिए कहना तनाव से कितना संबंध है एक्यूरेटली कहना मुश्किल है। लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि टेंशन से, स्ट्रेस से जरूर फर्क पड़ता है, और इसलिए ना केवल हमें अपने जो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमें अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता रहती है। स्ट्रेस एलिविएशन में चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो कोई भी एक ऐसा तरीका हो जिससे हमारे शरीर में
हमारे को मानसिक रूप से शांति मिले, वो अपनाना मेरे ख्याल में फायदेमंद जरूर है। इस समय हमारे एक श्रोता दीपक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। जी पूछिए सवाल। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो जनरली हर किसी के जहन में रहता है। मुझे डायबिटीज है 4 साल से और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। तो जो चीज हम खाते हैं, जो भी हम डेली रूटीन में खाते हैं, चाहे ब्रेड हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ भी हो व्हाटसोएवर, सर उन हर चीज में शुगर होता है और हम लोग टाइमली खाना नहीं खा पाते हैं। तो हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा शुगर डाउन हो और हमें जो है किसी चीज की दवाई लेनी ना पड़े? जी, इसी तरह का एक सवाल हमारे श्रोता का है। समस्तीपुर बिहार से हमारे एक श्रोता ट्विटर पर पूछते हैं। वो पुलिस विभाग में हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, दिन भर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, वो भी डायबिटिक हैं। तो उनको भी काम का प्रेशर है, इस वजह से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने में वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो ये दोनों हमारे श्रोता आपसे पूछना चाहते हैं कि अपने जीवन को कैसे वो संतुलित रखें, कैसे खान पान को कैसे ठीक रखें और अपनी दिनचर्या को कैसे बैलेंस रखें। देखिए, बहुत जरूरी सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हम ये तो नहीं चाहेंगे किसी को कि डायबिटीज के कारण वो मतलब अपना प्रोफेशन छोड़ दें या अपना पूरा तरीका ही छोड़ दें। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हमारे लिए कुछ चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूं और वो फिर कैसे उसे अपनी दिनचर्या को देखते हुए, अपने प्रोफेशन की नीड्स को देखते हुए अपना सकते हैं या उसके बारे में बदलाव सोचा कर जा सकते सकता हैं, है। दिनचर्या में बदलाव भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं। देखिए, ऐसा होता है, एक मिथ्या है कि डॉक्टर साहब मैं तो ना चावल खाता हूँ, ना आलू खाता हूँ, ना चीनी खाता हूँ, मेरी शुगर क्यों बढ़ी हुई है। जी। तो ये एक मन में से बात हो गई कि डायबिटिक डाइट का मतलब है चीनी बंद, चावल बंद और आलू बंद। मतलब ये बहुत ही एक बेसिक और गलत सी सोच है। खाने में 3-4 जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे बहुत जरूरी होते हैं। एक तो ऑब्वियसली क्वांटिटी, आप ज्यादा खाएंगे तो शुगर ज्यादा बनेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा हो गया क्वालिटी, जिसमें जो उनका स्टेटमेंट रहता है चीनी, चावल, आलू, वो जरूर रेलेवेंट हो जाता है, लेकिन वो उसी पर सीमित नहीं है। आप और भी तली हुई चीजें खाएंगे, आप ऐसी चीजें खाएंगी जिसकी वजह से जो शुगर होती है खाने में वो जल्दी कन्वर्ट होके, ब्रेक डाउन होके जल्दी से खून में आती है, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैं मतलब एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। अगर अनाज के रूप में आप उतनी ही मात्रा का गेहूं रोटी में खाएं और व्हाइट ब्रेड में खाएं, तो रोटी में जो शुगर है वो धीरे धीरे पच के निकलती है खून में, और व्हाइट ब्रेड की तुरंत निकल जाती है। तो दोनों में आप मात्रा बराबर खा रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली फर्क है। उसी प्रकार लोग कहते हैं कि साहब हम ऐसे प्रांतों से आते हैं जहां हम चावल नहीं खाते, हम गेहूं नहीं खाते। तो आप उसी चावल को अगर आपने दही के साथ खाया या पतली रसम के साथ खाया, या उसी चावल में आपने खूब सारी सब्जी डाल के, सलाद डाल के खाया, तो वही चावल का जो शुगर है वो शरीर में डिफरेंट रेट पे उत्पन्न होके पहुंचता है। तो सेकंड चीज हो गई हमारी क्वालिटी। थर्ड चीज हो गई हम उसे डिवाइड कैसे कर रहे हैं कि हम खाना भी ठीक मात्रा में खा रहे हैं, ठीक तरह की चीजें भी खा रहे हैं। लेकिन अब जैसे वकील साहब हैं, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं ये ऐसा करते हो, कि उनका इतना दिन बिजी रहता है कि वो कहते हैं भाई सुबह में एक ब्रंच खा के निकलता हूँ, कोर्ट शुरू होता है मेरा 10-10:30 बजे, उसके बाद मेरा दिन तो ऐसे निकल जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर मैं पूरा पेट भर के रात को खाता हूँ। तो क्वांटिटी भी ठीक खा लेते हैं वो, क्वालिटी भी ठीक खा लेते हैं, लेकिन वो 2 हिस्सों में विभाजित करके खा लेते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी एक टाइम उनका खाने की मात्रा ज्यादा हो गई, उससे भी शुगर बढ़ जाएगी। तो खाने को विभाजित करके खाइए। एक नाश्ता हुआ, लंच हुआ, कोर्ट्स भी खुलते हैं, आधे घंटे के लिए कोर्ट जज साहब भी उठते हैं, तो उस बीच में वकीलों को भी खाने का मौका मिल सकता है। शाम को थोड़े चाय के साथ हल्का कुछ ले लिया, रात का खाना ले लिया, मतलब बांट के अपनी कैलोरीज खा ली। और चौथी चीज है, वो कहते हैं कि हम खाते भी बांट के हैं, लेकिन हमारी स्पेसिंग में गड़बड़ी है। तो जैसे इनका ही उदाहरण दिया मैंने, एक हाइपोथेटिकल वकील साहब का, कि सुबह खा लिया, उसके बाद कोर्ट जब शाम को 5-6 बजे खत्म हुआ, उस समय तब भूख लग गई थी, दोपहर का खाना खाया नहीं, उन्होंने अच्छी तरह से चाय के साथ कुछ ले लिया, थोड़ी देर बाद फिर कुछ खा लिया, फिर घर जाके डिनर कर लिया। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, आपने कहा था बांट के खाइए, हमने 4 बारी में बांट के खा लिया, लेकिन उनमें से 3 बारी तो ऐसा था वो घंटे 2 घंटे के गैप पे हो गया। तो स्पेसिंग नहीं हुई। क्वांटिटी, क्वालिटी, डिवाइडिंग द कैलोरीज एंड स्पेसिंग, राइट, इन चारों चीजों का ध्यान रख के जितना भी संभव है। और मैंने वकील साहब के लिए जैसे कहा, नाश्ता जरूर मिल जाएगा, कोर्ट का रिसेस होता है, उस समय लंच की कोशिश करी जाए।
कोर्ट जब खत्म होता है शाम की चाय के साथ हल्का सा स्नैक ले लिया जाए, ताकि फिर वो बैठ के अगर चेंबर में रात भर अपना तैयारी कर रहे हैं अगले दिन के केसेस की, तो डिनर लेट भी हुआ तो थोड़ा सा गैप हमारे पास आ गया। पुलिस वाले जो हैं वो थोड़ा सा उनके लिए और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पोस्ट से हट नहीं पाएंगे, तो लेकिन उनको भी इन्हीं चीजों का ध्यान रख के अपना कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही सुंदर तरीके से बहुत अच्छी तरह हमारे श्रोताओं को समझाया। हमारे जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर निखिल टंडन। डॉक्टर साहब, एक ट्विटर पर सवाल आया है। ट्विटर पर ये सवाल पूछा है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मनोज ने कि मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि डायबिटीज नहीं है लेकिन शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। देखिए, ऐसा होता है कि ये परिभाषा पे निर्भर है। ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, अगर एक मात्रा से कम होती है शुगर तो उसे नॉर्मल मानते हैं। एक और मात्रा अगर उससे ज्यादा होता है उसे हम डायबिटीज का थ्रेशोल्ड मानते हैं। लेकिन बीच वाली शुगर को, जिससे जो ना नॉर्मल है ना इतनी बढ़ी हुई जिसे हम डायबिटीज कह सकते हैं, उसे हम कई बारी प्री डायबिटीज कहते हैं कि मतलब आप इतना भी बढ़ा नहीं हुआ है कि इसे हम डायबिटीज का लेवल बता सकें, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। तो ये हमें अंदेशा देता है कि ये संभावना है कि आने वाले सालों में इनकी डायबिटीज उत्पन्न हो सकती है। लेकिन क्योंकि इनको वार्निंग मिल गई है इस नंबर से, तो अगर ये प्रयास करेंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, व्यायाम करेंगे, तो हमें विश्वास है कि ये प्री डायबिटीज से ना बढ़े और ये यहीं पे रुक जाए या नॉर्मल की तरफ भी कन्वर्टेड हो सके। तो ये होता है, यानी एक तरह का संकेत है कि अब अलर्ट हो जाए, सतर्क। बिल्कुल। और प्री डायबिटीज की आपने बात की, तो ऐसे जो लोग हैं उनको आपने बताया कि सतर्क रहना चाहिए। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर एक प्री डायबिटिक है तो एक आशंका कितनी ज्यादा होती है डायबिटीज होने की? देखिए, बहुत वेरी करता है। ये मुश्किल सवाल है। ये एक्चुअली डिफरेंट पॉपुलेशन में डिफरेंट देखा जाता है। तो ये हो सकता है कि सालाना रूप से 3-4%, 5% लोग, अगर हम 100 लोगों को लेके चलें आज प्री डायबिटीज में, तो हो सकता है हर साल 5% उसमें से, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन, मैं एवरेज बता रहा हूं, उनको हर साल डायबिटीज हो। मतलब अगले साल 100 में से 95 लोग प्री डायबिटीज रह गए, 5 लोग डायबिटीज हो गए, उसके अगले साल 5 और लोगों को डायबिटीज हो गई। तो मतलब रीजनेबल कन्वर्जन रेट मानी जाती है। तो इसलिए ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। जी डॉक्टर टंडन, एक सवाल ये कि डायबिटीज की जांच के अलग अलग तरीके हैं। अक्सर लोगों में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन होता है और अक्सर बिना डॉक्टर के परामर्श के लोग डायबिटीज की जब जांच के लिए जाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कंफ्यूजन होता है। खाली पेट जाएं, खाना खाने के कितने घंटे बाद अपने ब्लड शुगर की जांच करवाएं। तो जांच के संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, डायबिटीज की जो ऑफिशियली रिक्वायरमेंट है वो एक टेस्ट होता है जिसे हम फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। इसका मतलब है कि 8 से 10 घंटे आपने कुछ नहीं खाया होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे नहीं खाया होना चाहिए। फिर जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि आपने फास्टिंग ब्लड ले लिया, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज एक बड़े गिलास पानी में घोल के पिला के 2 घंटे बाद दोबारा से जांच करी। फास्टिंग अगर आपका 126 मिलीग्राम % से ज्यादा होता है तो डायबिटीज की मात्रा कही जाती है। ग्लूकोज पिलाने के 2 घंटे बाद वाला अगर किया जाता है और वो 200 से ऊपर हो तो वो डायबिटीज कहा जाता है। लेकिन एक तीसरा टेस्ट भी है जो एक जमाने में हम केवल डायबिटीज का कंट्रोल नापने के लिए करते थे, जिसे हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, जो 3 महीने की औसत शुगर के बारे में हमें एक अंदाज देता है। तो कुछ लोग आजकल HbA1c या हीमोग्लोबिन A1C को भी डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल होता है अगर ये 5-5.5% से नीचे हो, अगर 6.5% से ऊपर होता है तो उसको भी हम डायबिटीज का वो मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने खाली पेट करा लिया, फिर हमने नाश्ते के बाद करा लिया, उसके बाद ये रिपोर्ट आ गई। नाश्ते के बाद वाली रिपोर्ट डायग्नोसिस के लिए थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन करती है, क्योंकि हो सकता है आपका नाश्ता 1 रोटी सब्जी हो, किसी का नाश्ता 3 डोसे और 2 इडली हो, किसी का नाश्ता 2 पराठे और आलू की सब्जी हो। तो क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नाश्ता नहीं होता है, तो इसलिए नाश्ते के बाद वाला टेस्ट जो हम डायबिटिक में शुगर कंट्रोल के लिए जरूर कराते हैं, देखने के लिए कि जो इनको हमने
नॉर्मल खान पान दिया, उसके साथ शुगर कैसी चल रही है, लेकिन डायग्नोसिस के लिए नाश्ते के बाद वाला टेस्ट इतना अच्छा नहीं माना जाता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज का सीधे सीधे संबंध मीठा, जैसे आपने आलू का, चावल का उदाहरण दिया कि लोग ये कहते हैं ये तो मैंने नहीं खाया है, तो मीठे के साथ इसका क्या संबंध है? कितना मीठा ले सकते हैं, कितना नहीं? देखिए, एक बारी ना, एक तो होता है कि मीठा खाने से डायबिटीज होने की संभावना कितनी होती है। अगर हम ज्यादा मात्रा में मीठा खाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपने पैनक्रियास पे जोर पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर चीनी आएगी तो पैनक्रियास को इंसुलिन ज्यादा निकालनी पड़ेगी उस चीनी को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑब्वियसली ज्यादा मीठा खाने का, अगर आपको डायबिटीज ना भी हो तो मतलब मीठे जैसी चीजों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अगर डायबिटीज है तो माना यही जाता है कि मीठा जहां तक हो सके अवॉइड करा जाए तो बेटर है, क्योंकि क्या होगा कि मीठा खाने से ना एक तुरंत स्पाइक आएगी शुगर की शरीर के अंदर। अच्छा। और ये माना गया है कि जो ये ग्लूकोज के स्पाइक्स आते हैं ब्लड में, उससे भी जाके ग्लूकोज रिलेटेड जटिलताएं जो होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ती है। तो जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। कई बार होता है कि भाई हम कहीं गए, अब देखा देखी में दो शर्मा शर्मी में कुछ खा लिया, प्रसाद आया, कुछ मीठा हल्का सा खा लिया, और वो प्रसाद है, एक कण प्रसाद भी काफी होता है, वैसे उसमें आवश्यक नहीं है कि आप एक पाव भर खाएं, तो ध्यान रख के खाएं तो बेहतर है। और डॉक्टर, एक जैसे सवाल भी है हमारे श्रोता का ट्विटर पर कि वे डायबिटिक हैं और उन्हें बहुत ज्यादा भूख प्यास लगती है, क्रेविंग होती है, कैसे वो नियंत्रण रखें? क्योंकि आपने जैसा कि कहा हमें नियंत्रण एक होना चाहिए, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, तो उनका यही सवाल है कि वो कैसे एक संतुलित भोजन लें। एक्सेस हंगर के दो कारण मोटे मोटे हो सकते हैं। नंबर 1 कि एक तो शुगर पूरी कंट्रोल से बाहर है ना। तो जैसे मैंने कहा था कि शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है लेकिन सेल्स को नहीं मिल रही है, तो वे तो पहले तो ये हम एस्टैब्लिश कर लें कि इनकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है कि नहीं। नंबर 2 ये होता है कि चलिए भूख लग रही है, इनकी आदत रही थी पहले ज्यादा खाने की, किसी डायटिशियन ने समझाया कम खाने को, तो फिर ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे भूख मारी जाए लेकिन शुगर नहीं बढ़े। तो रेशियो, जैसे अब आपने है खाना, दोपहर का खाना खा रहे हैं आप, रोटी बेशक 2 खाएं, अपनी सब्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए, हरी सब्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए, सलाद बढ़ा लीजिए, पेट जरूर भर जाएगा, भूख मारी जाएगी लेकिन शुगर नहीं बढ़ेगी उसके साथ। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के ये थोड़ा डाइटिशियन के साथ बैठ के सलाह लेके बिल्कुल मैनेज किया। जैसे भोजन की थाली में अंकुरित दालें हैं या दही है, ये सब भी सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे आजकल देखिए सर्दी आ गई, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में भिन्न भिन्न प्रकार के आपको साग मिल जाएंगे, मेथी हुआ, बथुआ हुआ, सरसों हुआ, पालक का भी, आप दाल में भी ये डाल सकते हैं, आप बाकी सब्जियों मिला के खा सकते हैं। अब इसमें रेशा बहुत होता है, तो इससे पेट भी भरता है, जो बाकी खाना जा रहा होता है उसकी शुगर भी जो पच के इतनी तेज रफ्तार से नहीं निकलती है खून के अंदर, तो और ना ही वजन बढ़ेगा इसके साथ। जी डॉक्टर निखिल, हमसे चर्चा करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी नमस्कार। हम अपने उन श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और विषय लेकर हम आपके साथ चर्चा के लिए फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमल कुमार प्रजापति के साथ चंद्रिका जोशी को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।